सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान के तहत पार्ट 3 में हम बात करेंगे आज अनुवांशिकी की। ठीक है, क्या देखेंगे आप? अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी को आप जेनेटिक्स कह सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कह सकते हो? जेनेटिक्स कह सकते हो। अब अगर अनुवांशिकी शब्द की बात करें, खोज की बात करें, तो ये सारी बातें यहाँ पर पूछी जाएंगी, बताई जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह दे कि अनुवांशिकी के पिता कौन है, जनक कौन है, ठीक है ना, इस शब्द का प्रस्तावक कौन है, किसने उपयोग किया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। तो देखिए, अनुवांशिकी के पिता या फिर कह सकते हो आप जनक, वो थे भाई साहब ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है फ्रेंड्स, कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। अब 1900 ईस्वी में लक्षणों के विकल्पों की वंशागति के लिए अपने नियम को प्रस्तुत किया इन्होंने। किसके लिए? तो लक्षणों के विकल्पों की वंशागति के लिए इन्होंने नियम प्रस्तुत किया। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, जेनेटिक्स के पिता कौन है या जनक कौन है, तो याद रखने फादर कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब यहाँ पर देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल थे कौन? तो ग्रेगर जॉन मेंडल एक गिरजाघर में पादरी थे, पहले ये समझ लो। ठीक है, उन्होंने बगीचे में मटर के पौधों के संस्करण में बहुत सारे प्रयोग किए और 8 वर्षों के, फ्रेंड्स कितनी तपस्या की इन्होंने? 8 वर्षों की कड़ी तपस्या की। ठीक है, 8 वर्षों की मेहनत के बाद 1866 ईस्वी में अनुवांशिकी के नियम की खोज कर पाई है। तो ध्यान रखना, कब कर पाए? 1866 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ये एक गिरजाघर में पादरी थे। ठीक है, किस पौधे से इन्होंने खोज की? तो मटर के पौधे से अनुवांशिकी की खोज की थी इन्होंने। फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू वाटसन। ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू वाटसन ने 1950 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया फ्रेंड्स? जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। किसने? डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है, तो याद रखना, जेनेटिक्स किसने कहा? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा। कब कहा? तो 1950 ईस्वी में कहा। ठीक है, अगर बात करें जॉनसन की, तो जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जॉनसन ने किया था। अब समझ लो अनुवांशिकी कहते किसे हैं। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो अनुवांशिकी की परिभाषा बताओ। ठीक है, तो जो अनुवांशिकी होती है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। तो देखिए, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं कि इसमें 2 शब्द होते हैं, एक होता है फिनोटाइप और एक होता है जीनोटाइप। ठीक है, तो फिनोटाइप जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। एक होता है जीनोटाइप, जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों या फिर आप कह सकते हो जीन का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, आगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेंडल ने अनुवांशिकता के 3 नियम दिए। फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन कहता है कि मेंडल ने अनुवांशिकता के कितने नियम दिए थे, तो अनुवांशिकता के फ्रेंड्स 3 नियम दिए थे मेंडल ने। ठीक है, हालांकि मैं नीचे आपको चित्र समेत बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो यहाँ पर देखिए, वो तीनों नियम कौन से हैं? एक नियम है फ्रेंड्स आपका प्रभाविकता का नियम। किसका है फ्रेंड्स? प्रभाविकता का नियम। और दूसरा जो है आपका पृथक्करण का नियम है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? पृथक्करण का नियम, जिसे आप कह सकते हो युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, तीसरा जो है आपका यह है स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूं। वैसे तो डीपली नहीं पूछता, पर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि प्रभाविकता का नियम होता क्या है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता, मतलब जिसके एक जोड़ा विपर्यायी गुण होते हैं, ठीक है, तो उनके शुद्ध पिता या माता में संस्करण करने से प्रथम पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी होती है ना, उसके गुण जो होते हैं प्रकट होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। ये इसका होता है प्रभाविकता का नियम। ठीक है, पृथक्करण के नियम की अगर मैं बात करूं, तो क्या होता है कि लक्षण जो जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी युग्मक तक पहुंच पाता है। ये होता है पृथक्करण का नियम। ठीक है ना। अगर तीसरे की बात करें, स्वतंत्र अपव्यूहन की बात करूं अगर मैं, इसमें क्या होता है, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। ठीक है, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों को पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है।
ठीक है, एक लक्षण की वंशानुगति जो होती है दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाती। एक शब्द होता है फ्रेंड्स जिसे आप कहते हो एलील। क्या कहते हो? आपने सुना होगा शायद, और नहीं सुना तो समझ लो, एलील। अब ये एलील क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। एलील कह सकते हो, और इसका दूसरा नाम जो होता है युग्म विकल्पी। शायद अगर आपने ये ना सुना हो तो युग्म विकल्पी भी कह सकते हो। ठीक है, तो युग्म विकल्पी क्या होता है? एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले जो कारक होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का एलील कहते हैं या फिर युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बात करेंगे, चलो आगे देख लो फ्रेंड्स। देखिए आगे चर्चा करेंगे। देखिए पीछे बता चुका हूं मैं आपको इसके बारे में, फिनोटाइप और ये जीनोटाइप। ठीक है ना, फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये दो चीजें आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। एक तो है फिनोटाइप फ्रेंड्स और एक है जीनोटाइप। अब देखो दोबारा समझ लो, जीवधारी के दो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जीवधारी के जो दो लक्षण होते हैं ना वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जीनोटाइप क्या होता है वो समझ लीजिए। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि जीन का बना होता है। ये फ्रेंड्स जीन लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना आप, ये क्या लिखा हुआ है, जीन। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे, जैसे बात करेंगे मेडल की। ठीक है, तो आप देखो मेडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया। ठीक है, जिन्हें एक संकरी या द्विसंकरी क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो मेडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों का अध्ययन किया, जिसे वंशानुगत का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, वंशागति का अध्ययन कहते हैं, और वंशागति के अध्ययन के साथ ही इन्हें एक संकरी तथा द्विसंकरी क्रॉस भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये था अनुवांशिकी। अब बात अगर हम करें मानव अनुवांशिकी की, ठीक है, तो आप थोड़ा सा नीचे गौर करेंगे। यहाँ पे देखिए मानव अनुवांशिकी के बारे में समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका भारी मात्रा में। ठीक है, तो देखिए गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1828 ईस्वी में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। अब अगर इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। जैसे क्वेश्चन करता है कि भाई गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो जीनोम कहा जाता है। ठीक है, जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस में पाया जाता है? तो इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन पाया जाता है। दोबारा समझ लीजिए, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों को जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीन इन्हीं गुणसूत्रों में पाया जाता है। देखिए 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारणा दी गई। ठीक है, अब जीन के बारे में पूरी बात समझ लो। देखिए किसने दिया फ्रेंड्स? तो 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। अब जैसे यहाँ पर एक बात गौर करिए, जीन के कार्य की इकाई क्या होती है? तो सिस्ट्रॉन होती है फ्रेंड्स। क्या होती है जीन के कार्य की इकाई? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीन के कार्य की इकाई क्या होती है? तो सिस्ट्रॉन होती है। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? तो म्यूट्रॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है? म्यूट्रॉन होती है। अगर पुनः संयोजन की इकाई की बात करूं तो रेकॉन होती है। पुनः संयोजन की इकाई क्या कहलाती है? तो रेकॉन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मानव में 20 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं या अमीनो एसिड होते हैं। ये प्रोटीनों में भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, कि प्रोटीन में कैसा क्या इसका हिसाब किताब होता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि जीन की इकाई क्या होगी फ्रेंड्स, कार्य की इकाई, तो ये सिस्ट्रॉन हो जाएगी। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होगी? तो न्यूट्रॉन हो जाएगी। अगर पुनः संयोजन की इकाई पूछे तो रेकॉन हो जाएगी। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। फ्रेंड्स आगे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या देखेंगे? मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे फ्रेंड्स एक बात देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ये तो बहुत अमूमन सी चीजें जानते होंगे आप। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में जो है आपका गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 46 होती है। एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से, दूसरा गुणसूत्र के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक जो होता है किसके? अंडाणु के द्वारा, और दूसरा जो है शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। तो जो अंडाणु से प्राप्त होता है माता से प्राप्त होता है, और शुक्राणु से जो प्राप्त होता है वो पिता से प्राप्त होता है। अगर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बात करूं तो 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितने प्रकार के शुक्राणु बनते हैं? 2 प्रकार के। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो इसे याद रखेंगे। आधे वे होते हैं जो जिनमें 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र X पाया जाता है। ठीक है, आधे वे होते हैं जिसमें 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र Y पाया जाता है। इसको अगर चित्रानुसार समझें तो थोड़ा सा गौर करेंगे फ्रेंड्स।
जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये आपका एक स्त्री है और ये आपका एक पुरुष है, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये भी एक स्त्री है और ये भी एक पुरुष है, तो ये बच्चा है और ये मतलब ये दोनों बच्चे हैं, तो ये गर्ल्स है और ये बॉयज़ है। ये वाली क्या है आपका गर्ल्स और ये है आपका बॉयज़। साफ दिख रहा होगा फ्रेंड्स, कहो तो जूम कर दूँ, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, देखिएगा दिख रहा होगा साफ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको विद डायग्राम में बनाया गया है फ्रेंड्स, इसका ओवियम होता है इसका स्त्री का, और इसका क्या होता है स्पर्म होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ बात करना चाहता हूँ, देखिए इसका एक ओवियम क्या हुआ कि इधर पुरुष की तरफ आता है, ठीक है, ये वाला आपको तीर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद तो इसका कौन सा आता है, इसका फ्रेंड जो गर्ल्स होती है ना, जो स्त्री होती है उसका एक्स आता है, ठीक है, एक्स आता है। तो वो एक्स आके अगर संतान के लिए जो होता है ना, मुख्य रूप से पिता ही उत्तरदायी होता है कि वो लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका एक्स आएगा लड़के के पास, ठीक है ना, और इसका जो है वाई आएगा, तो समझ लेना कि लड़का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर एक्स और वाई हैं तो समझ लेना लड़का होगा, और अगर एक्स और एक्स हैं तो समझ लेना लड़की होगी। ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जितना भी होता है ना, तो माँ की तरफ से तो एक्स एक्स ही मिलते हैं, ठीक है ना। जो लड़की या लड़के पर निर्धारण करता है वो उसका मुखिया जो होता है पिता ही होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर गौर कीजिएगा, जैसे मैं बात करूंगा 23वीं जोड़ी एक्स एक्स, ठीक है, 23वीं जोड़ी एक्स एक्स होगी तो बनने वाली संतान जो है लड़की होगी। मैंने क्या कहा था, दोनों जो है अगर एक्स एक्स मिल जाते हैं तो क्या होगा, लड़की होगी, ठीक है। इसके विपरीत किसी अंडाणु में वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा, ठीक है। तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा, तो बनने वाली संतान क्या होगी फ्रेंड्स, लड़का होगा, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स मिल रहे हैं ना, तो ये समझ लेना कि लड़की होगी। अगर एक्स और वाई मिल रहे हैं तो समझ लेना कि क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर बताया मैंने, पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो परख नली होती है ना, शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स इतनी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। तो ये थी आपकी अनुवांशिकता की कहानी, ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले वीडियो में।